इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स जुलाई के एंड दिसंबर के हम डिस्कस कर चुके थोड़े से, एंड जुलाई के जो रह गए हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास आपका करंट अफेयर आता है दैट इज, एक मिनट हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, now, India assumes ADPC chairmanship of 2024 and 25. सबसे पहले what is ADPC? That is Asian Disaster Preparedness Center. अब आपको पता ही होगा कि एशिया जो है, ठीक है, एशिया आपका एक जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे डिजास्टर होता रहता है। तो इन डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इसमें जो भी फंड्स जाता है, ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी जाती है, जो भी आर्म्स लगते हैं, उन चीजों को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया। राइट, उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। नाउ, इंडिया जो है वो इस साल क्या करेगा? इसको लीड करेगा। बेसिकली क्या, कि कोई भी जगह पे एशिया में कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो इंडिया विल एनालाइज कि उसको कितना फंड चाहिए, ठीक है, उसको ठीक होने के लिए कितना टाइम चाहिए, या फिर वहां पे फूड सप्लाई ठीक है या नहीं है। राइट, ये सारी चीजें जो है फॉर 2 इयर्स कौन देखेगा? इंडिया देखेगा। एंड इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ही फंड्स देगा, नहीं, इंडिया ये बताएगा कि कौन सी कंट्री या फिर कौन सा एरिया किस तरीके से उस जगह को हेल्प कर सकता है जहां पे डिजास्टर आया है। चलिए, आगे चलते हैं। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले चाइना जो थे वो बेसिकली इस चीज को हेड कर रहे थे। राइट, और कब हमें मिली है ये चेयरमैनशिप? तो वो मिली है जुलाई 25, 2024 को। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड, जहां पे घूमने के सपने आप लोग सारे सजा के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ने इसकी तरफ क्या लिया है? एक बहुत बड़ा स्टेप भी लिया है, जैसे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि हम कैसे कोई भी डिजास्टर को कम कर सकते हैं। देखो, जब मैं बात करती हूँ डिजास्टर, मेरे दिमाग में बहुत पहले आता है फ्लड, सुनामी। राइट, फ्लड हो गया, सुनामी होगी, कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट की वजह से आता है। अब मैं क्लाइमेट क्यों बोल रही हूँ? आई एम डेड श्योर आप सबने थोड़ा बहुत तो ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, एंड उसमें लालिनो एलिनो भी पढ़ा होगा। एंड लालिनो एलिनो में बताया जाता है कि कैसे एक जगह पे सूखा और एक जगह पे फ्लड आता है। राइट, नाउ लालिनो एलिनो बोथ आर रिलेटेड टू द क्लाइमेट। इट मीन्स यस, जो मेजर डिजास्टर आते हैं वो किसकी वजह से आ सकते हैं? क्लाइमेट की वजह से आ सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि इंडिया में ज्यादा बारिश होगी या फिर कम बारिश होगी। नेक्स्ट, जो इंडिया है बेसिकली वो क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट जो है यहाँ पे शो करेगी। देखिए, इस बार अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन दी गई थी कि जो इंडिया है उसमें मॉडरेट लेवल पे रेन जो है देखने को मिलेगी। आज आपका 27 दिसंबर है, एंड नदर्न रीजन जो है इंडिया का, उसमें ऑलरेडी बारिश पड़ रही है। एंड एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आने वाले अपकमिंग डेज में और ज्यादा तेज जो है बारिश पड़ सकती है। तो इंडिया कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से सीख लेकर अपने पॉइंट्स रखता है कि कैसे हम लोग बाकी जो क्लाइमेटिक डिजास्टर है उसको मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में सुनामी भी आई है, इंडिया में बाढ़ भी आई है। अगर आपको पता हो, ऋषिकेश हरिद्वार में बाढ़ आई थी। ठीक है, अगर आपको पता हो तो केरला कर्नाटका वाले रीजन में सुनामी आती रहती है, उसको फ्रीक्वेंट में ही माना गया है। ठीक है, इसलिए आगे चलते नाउ, जो बेसिकली ये हमारी कंट्री है उसने किसको ज्यादा डेडिकेशन दी है? रिडक्शन ऑफ दिस डिजास्टर्स को ज्यादा कहीं ना कहीं हाईलाइट करा है। ठीक है, एंड किसके द्वारा हाईलाइट किया गया है? तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि कोई भी अवार्ड मिलता है वो हमारे पीएम को नहीं, पूरे गवर्नमेंट को मिलता है। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करती है तो बाय डिफॉल्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी पार्टिसिपेशन है। कई बार इस चीज को रख के भी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग बनाई जाती है। अब मैं यहाँ पे अगर ये चीज ना लिखती तो आपके दिमाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता। ठीक है, व्हाट इफ क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर जी का नाम होता, फिर
तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखेगा कि कोई भी अगर अवार्ड पीएम को मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इनिशिएटिव का पार्ट है, किसी भी ग्रुप का पार्ट है, बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट एंड पीएम उसका पार्ट है। तो हम नेम से भी उसको वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे पता चला है कोलेशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसने स्टार्ट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही स्टार्ट किया है। बेसिकली की पार्ट क्या है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए जो क्या कर सके, डिजास्टर से डील कर सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा अच्छा हो जिससे हम डील कर सके। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में दिखाएगा कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, इससे अपने नेशंस को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो इंडिया ही क्या करेगा, इसमें हाईलाइटेड जो रोल है वो निभाएगा। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो एशियन एडीपीसी के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी होती है। सबसे पहले आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, कि बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे आपको क्या दिया जाता है, चीजें समझाई जाती है। जैसे कि ना हम लोगों को सारे लोगों को एक तो स्कूल में सिखाई गई होगी कि जब भी भूकंप आता है, राइट, तो पहली चीज क्या सिखाई गई कि आप लोग कहीं खुले में भाग जाओ, जो चीज जैसी है उसको छोड़ के खुले में चल जाओ, जहां पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई भी घर नहीं होगा, ताकि आप सेफ रहो, राइट। वहीं अगर मैं बात करती हूँ, आपने कोई भी कोरियन मूवी देखी होगी या फिर अमेरिकन मूवी देखी होगी, तो जब भूकंप आता है वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं, वो किसी ऐसी चीज के नीचे छुप जाते हैं जिससे वो कवर्ड रहे, राइट। तो यही सारी जो नॉलेज है जो हम तक पहुंच रही है, उसका मेन सोर्स कौन है? ये लोग उसका मेन सोर्स है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज बताते हैं। आप लोगों को स्कूल में हमेशा सिखाया गया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं, कि जब आग किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो गया, फिर गैस जो होते हैं आपके सिलेंडर्स, गैस खुली रह जाए उसकी वजह से आग लगे, तो कैसे अलग अलग तरीके से आप उस चीज को, उस डिजास्टर को काउंटर कर सकते हो। तो ये जितनी भी नॉलेज जो हमें दी जाती है बहुत प्राइमरी लेवल पे, उसका मेन सोर्स कौन है? उसका मेन सोर्स है एडीपीसी। आगे अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम। नाउ आप लोगों को पता है ऑफिसेज में आजकल ना एक न्यू टेक्नोलॉजी लगने लगी है। एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट वो पाइप्स होते हैं, उसको शावर बोलते हैं बेसिकली। उसके अंदर रेड कलर का लिक्विड होता है। अब वो एक्टिवेट पता है किससे होता है? जब वहां पे धुआं आता है। ओके, सिमिलरली हमारे जितने भी रिवर्स है, ठीक है, उसमें आप जब पढ़ोगे, चाहे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, इंडस, कोई भी रिवर के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें ना एक सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें ना एक लिमिट लगाई गई है। जब उस लिमिट तक पानी पहुंचता है तो वहां के आसपास अलार्म कनेक्ट किए गए हैं, वो एकदम से बजने लग जाते हैं कि अब हम लोग सेफ नहीं है, पानी जो है वो सेफ्टी में, जो सेफ्टी लाइन थी उससे क्रॉस कर चुका है। तो ये वार्निंग सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है कहाँ से आती है? यहां से आती है। इसका मतलब ये नहीं बना के दे रहे हैं, नहीं, ये तुम्हें बता रहे हैं ये चीजें ऐसे बनती हैं, ये चीजें ऐसे लगती है, राइट। तो तुम इन चीज को यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वरना खुद सोचो, अगर हल्का सा भी धुआं आ रहा है, वो एकदम से शावर क्यों ऑन हो जाते हैं? इसी वजह से ना कि भाई यार आग लग गई होगी। ठीक है, अगर आप अच्छे बड़े बड़े होटल्स में जाओगे तो वहां पे तो रूम में भी लगे होते हैं, है ना, कि अगर आप कोई भी, आपने सुना होगा कि यार मैं स्मोक कर रहा था, या फिर कोई भी इंसान स्मोक कर रहा था जिसकी वजह से वो खुल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ताकि हम लोग डिजास्टर से एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाए। अब इंडिया का मेन, देखो इंडिया जो है, बिफोर वो जो ऋषिकेश में बाढ़ आई थी उससे पहले हमारे पास ये सारे सिस्टम ज्यादा नहीं थे, मैंडेटरी नहीं थे बेसिकली, मैं ये कहूंगी। बट जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, है ना, 2015 की बात है। आप थोड़ा गूगल पे डालेंगे, जिसमें शिव जी की मूर्ति भी बह गई थी, राइट। बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई माता जी का मंदिर था वो फेंक दिया गया, उसके जैसे बाढ़ आ गई, ऐसे सारे मिथ्स आपको मिल जाएंगे। उसमें एक्चुअली हुआ क्या, जो ह्यूमन लाइफ थी ना उसका बहुत ज्यादा हमें लॉस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया जो है 2015 के बाद बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहा है आपका एडीपीसी में। आगे चलते हैं तो ये आता है रीजनल कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑन प्रिपरेशन, कि देखिए
हम एक इंडिया एक अकेली ये सारी चीजें पूरी 100% डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर सकती। इंडिया को 100% डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए ना बहुत, जिसको कहते हैं ना, अता पैसा होना चाहिए, अंधा पैसा होना चाहिए कि भाई ये भी सिस्टम वो भी सिस्टम नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें म्यूचुअली एक फ्रेंडशिप या फिर आप कह सकते हो अच्छे पॉजिटिव बॉन्ड बना के रखने हैं कि कभी आपको नीड हो तो जो सामने वाले काउंटर आपका क्या है कंट्री है वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगी, हम मानते हैं कि ये जो इंडिया एंड चाइना है उनके बहुत पॉजिटिव रिलेशंस नहीं है। ठीक है। आए दिन कोई कभी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कोई कभी कर रहा है, तो आए दिन तो मैं चलती रहती है। बट अगर मैं बात कहूँ, इंडिया को कभी नीड होगी ना डिजास्टर लेवल पे, ठीक है, कभी भी नीड होगी कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, तो चाइना के जितने भी वहां के लोग हैं ना या फिर चाइना का जो डिपार्टमेंट है वो हेल्प करेगा, वो मना नहीं करेगा। बिकॉज अब ये चीज पर्सनल नहीं रही है, ये चीज क्या आ गई है, एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है। ठीक है। और वो दोनों ही उसके मेंबर्स है, तो उनको अपने पर्सनल ग्रज हटाकर एक दूसरे के क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि डिजास्टर प्रॉपरली मैनेज हो पाए और ज्यादा ह्यूमन लाइफ जो है उसको नुकसान यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो यहाँ पे कौन है, एनडीएमए, दैट इज योर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो बेसिकली क्या करती है, इसका ध्यान रखती है। अगेन श्री राजेंद्र सिंह जो है वो क्या किए गए हैं इस साल, जो इस इंडिया की तरफ से गद्दी पे बैठेंगे, तो उनका नाम क्या है, श्री राजेंद्र सिंह है। नाउ इंडिया के बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है कि वो पूरे रीजन को डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या कर दे, भरपूर कर दे। नाउ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फिफ्थ बोर्ड ट्रस्ट मीटिंग हुई थी एंड इंडिया जो था उसका पार्ट था, एंड इंडिया ने बहुत क्लियर कर दिए हैं कि उनके गोल्स क्या है और कैसे वो बाकी सारे मेंबर्स के साथ मिलके जो डिजास्टर रिस्क है उसको मैनेज करना चाहते हैं। बिकॉज इंडिया की गवर्नमेंट इज समवेयर वेल अवेयर कि यस हमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। इंडिया के गवर्नमेंट से एक और चीज मुझे याद आई, 21 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी तो पता ही होगा सबको, गुड सर्विसेज एंड टैक्स जो उस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है। तो मेजर जो हाईलाइटेड यहाँ पे पॉइंट्स आए हैं वो ये है कि सेकेंड हैंड अगर आप कोई भी व्हीकल लेते हैं, पहले उस पे आप 12% टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब आप 18% टैक्स देंगे। ठीक है। अनदर पॉइंट जो इसके यहाँ पे हाईलाइट किया गया, आप लोग पॉपकॉर्न खाते हो, खाते हैं ना, यस। तो जब भी आप मूवी देखने जाएंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे, तो उस पॉपकॉर्न पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 18% टैक्स देखने को मिलेगा। एक और चीज, अगर आप सिर्फ मकई के दाने लेते हो उस पे 5% टैक्स है। ठीक है। अगर आप वो पैक्ड पॉपकॉर्न नहीं आते जो 10 रुपए का पैकेट आते हो, वो लेते हो तो उस पे 12% जीएसटी है। और अगर आप किसी पीवीआर में जाके लेते हो तो उस पर 18% जीएसटी है। ठीक है। इट मीन्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज पढ़ी थी कि जो इंडिया है वो चाहता है कि वो $30 ट्रिलियन का वो जो टारगेट है वो पूरा कर ले टिल 2047, वो ऐसी चीजों से पूरा होगा। ठीक है। तो दोनों को लिंक करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपके मतलब की न्यूज है बिल्कुल, कि अब आप लोगों को 4G भी नहीं पसंद आता, वो भी स्लो लगता है, तो अब जो है इंडिया वो 6G लेके आ रही है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5G कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया था, तो आप क्या आंसर देंगे, 5G कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ था, एनी आइडिया? हम्म। यस, तो आपका जो 5G है वो बेसिकली फिनलैंड के साथ हमें कोलैबोरेशन जो है 5G की देखने को मिलती है। चलो अब हम 4G 5G से आगे बढ़ते हैं, अब हम 6G पे आगे हैं। तो जो इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने कहा है कि जुलाई 2024 में कि अब हम लोग 6G में क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको और तेज करेंगे। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, 4G भी बहुत तेज, अब 6G से क्या करेंगे, बंदा ट्रांसफर कर देंगे क्या इधर उधर, फोन से ही निकल रहा है बंदा। ठीक है। बट स्टिल या अब बेसिकली इसका है क्या एम, दैट इज सेल फ्री 4G
एसएस जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसमें काम कौन कर रहा है? आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली इसमें बहुत बड़ा रोल जो है प्ले कर रहे हैं। कुछ नहीं, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको क्राइम रेट भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। नाउ पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहली बात तो दो डिपार्टमेंट्स ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड आईआईटी, अभी पीछे ही हमने देखा है कि आईआईटी रुड़की एंड मंडी जो है दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। इनका बेसिकली गोल क्या है कि कुछ ऐसे असेसेबल पॉइंट्स बना दे जहां से नेटवर्क का कोई भी इश्यू ना हो। नेटवर्क का इश्यू पता है क्या है? जैसे आप लोग कभी कभी कॉल कर रहे होते हैं और फिर बीच में आवाज कट जाती है, तो वो सारी चीजें भी अब जो है काउंटर की जाएगी। कई बार आप नेट चला रहे हो, आपका नेट चलना बंद हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें। आगे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी कि सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट बना देंगे नेटवर्क का फ्यूचर नेटवर्किंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी को ज्यादा फर्म कर देंगे और ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, सिस्टमैटिक वे में लेके आएंगे। आगे हमें पता लगता है कि यहाँ पे बेसिकली सोल्ड एंड क्रिएट कर दिया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, कि कैसे आप जो है नेटवर्क के थ्रू खुद को कनेक्टेड रख सकते हैं और सारी चीजों में भी। एंड यहाँ पे भी बिजनेस वर्ल्ड में भी इस 6G नेटवर्किंग जो है उसको यूज किया जाएगा। नॉट ओनली, आई डोंट थिंक सो ओनली इन बिजनेस सेक्टर बट इन अदर सेक्टर्स एज वेल जो है इसका यूज किया जाएगा। बट यस, देयर इज नो नीड अगर हम बात करते हैं तो। नाउ व्हाट इज बेसिकली सेल फ्री? नाउ यहाँ पे क्या है, सेल बेस्ड डिजाइन इज मोस्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स वर्क की। सेल फ्री का मतलब ये नहीं कि कोई सेल नहीं, सेल फ्री मतलब सेल फोन फ्री। मैं वही बात करती हूँ, बंदा ट्रांसफर होने की बात हो रही है यहाँ पे, कि अब आप सेल फोन से भी फ्री हो जाओ। आप लोगों को 4G चलाने के लिए सेल फोन चाहिए था, 5G के लिए भी सेल फोन चाहिए था, नहीं, हम कुछ ऐसा इन्वेंट करेंगे कि आपको कुछ नेटवर्किंग के लिए सेल चाहिए ही नहीं होगा। तो वो है बेसिकली क्या, सेल फ्री इनका इनिशिएटिव। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी कनेक्टिविटी टू एवरीवेयर, ठीक है, बहुत कम डेड स्पॉट्स होंगे। डेड स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं फोन की बात करती हूँ तो मैं किसी रूरल एरिया में चली जाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं किसी हाई एल्टीट्यूड पे चली जाऊंगी, किसी आइलैंड पे चली जाऊंगी, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे कॉल करने में, नेट यूज करने में इश्यू होगा। यस, विच इज अ गुड थिंग। आपको थोड़ा सा अपने सेलफोन से, नेटवर्क से ब्रेक लेना चाहिए, राइट? बट ये लोग नहीं चाहते, ठीक है। इन्होंने कहा बहुत ही कम डेड पॉइंट्स होंगे वरना हर जगह आपको नेट मिलेगा। ये क्या, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे, ज्यादा फास्ट डेटा स्पीड होगी, बंदा ट्रांसफर भी हो जाएगा, चलो ठीक है, और ज्यादातर लोगों तक भी ये क्या है, पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है बताई गई। बाकी अगर हम देखते तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया की कम्युनिकेशन एंड जो अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है नेटवर्किंग का, वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। आपको तो पता ही होना चाहिए कि, पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, कि जितनी भी ये नेटवर्क की लाइंस है ये अंडर वाटर जा रही है, ठीक है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, वो उनके लिए हार्मफुल है। तो ये अब देख लो आप, जो 4G 5G इतना हार्मफुल थी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ तक भी देखी गई है, वहां पे वाइब्रेशन पहुंच रही है, ठीक है। वहां पे भी कुछ ऐसे स्पीशीज है जो खत्म हो चुकी होंगी, जो हमें नहीं पता क्योंकि हम पानी के नीचे जाके देख ही नहीं रहे, राइट? अब खुद सोचो, जो 6G होगा, ठीक है, जो तो और दूर दूर तक पहुंचेगा, जो और तेज होगा, वो कितना ज्यादा हार्म करेगा हमारे ओशंस को। नाउ 6G टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी क्या है, 2030 तक आ जाएगी, ज्यादा दूर नहीं है, 5 साल में आ जाएगी। 2025 भी आ गया, 5 साल में ये भी आ जाएगा। नाउ स्पीड कितनी होगी? 100 GB पर सेकेंड। नाउ दिस इज रियली ह्यूज। 100 GB की बात हो रही है, ठीक है, यानी पबजी वबजी तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यस, आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही लिखा भी है कि ये अलाउ करेगा डिले ना होने की, कि अगर आप नेटवर्क यूज कर रहे हो तो आपको डाउनलोडिंग में, कॉलिंग में डिले नहीं होगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीजों के लिए। तो समवेयर दिस इज, अगर मैं बात करूं तो ठीक है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी गोल नहीं रेफर करती है, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, बट 4G 6G नेटवर्किंग ना ही आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे पाएगी, ना ही उतना ज्यादा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दो है दे पाएगी किसी भी एरिया में ना। एक और चीज यहाँ पे मेंशन है दैट 6G इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड to improve connection around the world, filling the broadband gap in the rural area। यानी जो मैंने अभी पॉइंट मेंशन किया था आपको रूरल एरियाज का, वो भी यहाँ पे इन्होंने कवर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वायरस। चलो कोरोना वायरस के बाद फाइनली एक सुंदर सा वायरस आपको देखने को मिल रहा होगा। कोरोना भी सुंदर था यार, रेड कलर का वायरस था बेचारा। चलिए जब हम बात करते हैं तो ये जो वायरस है अगेन किससे, मिगिट्स एंड जो मॉस्किटोज है उनसे फैल रहे हैं। मिगिट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल से कीड़े से उससे होते हैं, ठीक है, उनसे। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये केस हमें ब्राजील में जो है देखने को मिला था। वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया था कि 2 वुमेन्स यंगर देन 30 ईयर्स उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इस वायरस की वजह से। सारे वायरस हमेशा जानलेवा ही साबित होते हैं। अब जो पीपल है वो क्या है इस वायरस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा अवेयर है, ठीक है। एंड एक और चीज, ये जो है वो डेंगू फीवर की तरह है। जब मैं डेंगू फीवर की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में 3-4 पॉइंट्स आता है। प्लेटलेट्स गिर जाएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएंगी, ठीक है। हाई फीवर, डेंगू में फीवर जो है वो 104 से ऊपर जाते हुए भी दिखाई देता है। इंसान को ऐसा लगता है कि बस हो गया, वो उनकी बॉडी में इतनी जान नहीं होती। तो ये वायरस जो है वो डेंगू फीवर के जैसा ही है। सबसे पहले वायरस कब ढूंढा गया था, 1955 में जो है ये ढूंढा गया था। माना जाता है ज्यादातर मिगिट से फैलता है, बट ये ज्यादा दूर तक जा पा रहा है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज देखने को मिली, आपने सुना होगा कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ना वो ज्यादा ऊपर तक उड़ते नहीं है, ठीक है। जो भी डेंगू होता है वो नी से नीचे वाला जो आपका पोर्शन है वहां पे वो बाइट करता है। तभी आपको पता होगा कि आपकी जिसको भी कभी डेंगू हुआ होगा या उनकी फैमिली में होगा, वो एक चीज बोलते हैं, टांगे टूट रही है यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसका मेजर रीजन यही है कि जो डेंगू के मॉस्किटोज है वो नी से नीचे जो है वार करते हैं। अब एक और चीज, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डेंगू की मॉस्किटो है वो मेल मॉस्किटो होता है या फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखना कि फीमेल मॉस्किटोज बहुत ज्यादा जानलेवा होती हैं। नाउ नॉट ओनली डेंगू, जितने भी मच्छर से सारी बीमारी होती है वो सारी फीमेल मॉस्किटो की बाइट से ही होती है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए जब हम बात करते हैं तो इसका कोई भी डायरेक्ट स्प्रेड नहीं है। व्हाट इज डायरेक्ट स्प्रेड, जैसे कि कोरोना में था ना कि वी आर टॉकिंग टू समवन, तो उसको भी हो सकता है। वी स्नीज, वी कफ, सो द अदर पर्सन कैन ऑल्सो गेट। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्सन टू पर्सन नहीं है। मच्छर काटेगा, मिगिट काटेगा तभी आपको होगा, वरना आपको नहीं होगा। आगे जब हम चलते हैं तो हमें पता लगता है कि आगे भी ये जो है पास हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन्स टू देयर फ्यूचर चाइल्ड। जो भी उनके वूम में बेबी है उसको भी ये हो सकता है वूम से ही। चलिए आगे चलते हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर केसेस आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिले हैं, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में भी देखने को मिले हैं एंड मेजरली तो ये ब्राजील में ही मिला था। आप देख सकते हैं ब्राजील, बोलिविया, पेरू, क्यूबा, कोलंबिया, ये सारे उनके आसपास के ही बेसिकली रीजन्स है। सिम्टम्स क्या है, वही फीवर हो गया, मसल पेन हो गया, हेडेक हो गया, सेम जैसे डेंगू के, कुछ अलग नहीं है। कोरोना तभी तो इतना खतरनाक बना था कि वो तो नॉर्मली कोल्ड कफ की तरह हो गया था। एंड आपको पता है ये चीज तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ने भी बोली हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें कोविड नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कोविड हर एक इंसान को हुआ है, राइट। जो घर में भी रहा है उनको भी कोविड हुआ है, क्यों, क्योंकि वो एयर बाउंड था। अब आप लोग 24 घंटे घर में तो नहीं बंद थे, खिड़की भी खोलते होगे, अपनी छत पे बालकनी में भी जाते होगे, तो हुआ सबको है। बट वो इतने ज्यादा बड़े एक्सपोज लेवल में नहीं थे, घर में थे, आइसोलेटेड थे, इसलिए कहीं ना कहीं वो मैनेज हो गए, राइट। और क्या था कोरोना का वैसे मेजरली सिम्टम, खांसी, जुकाम, गला दर्द होना। सर्दियों में वो हर दूसरे इंसान का होता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें आपके उसमें सेम ही रहेंगी। नाउ अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऐसे देर इज नो स्पेशल मेडिसिन। अब ये चीज भी याद रखिए, डेंगू की भी कोई मेडिसिन नहीं है,
डेंगू की कोई दवाई नहीं है। डेंगू हो जाता है तो क्या बोलते हैं, फीवर हो रहा है, पट्टी करो सर पे, फीवर उतर जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट्स नहीं आ रही तो प्लेटलेट्स के लिए बकरी का दूध पिला लो, है ना। और उसके क्या होता है, अनार हो गया, कीवी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीजें पिलाओ। इट मीन जब ये भी उसी की तरह इसमें भी प्लेटलेट्स गिर रही होंगी तो यही सारे क्योर्स जो हैं इसमें यूज किए जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं। और मेडिकेशन लेनी क्यों, फीवर हो रहा है पैरासिटामोल खा लो, ठीक है। बस यही सारी जो है बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि आप अच्छी तरह पूरे कपड़े पहनो, इंसेक्ट रेप्लिकेंट्स लगाओ, वही जो मच्छर के लिए होता है कि मच्छर न काटे। बचपन में मम्मी क्रीमें रगड़ती रहती थी ना हमें, ठीक है, जिससे स्किन लाल हो जाएगी लेकिन मच्छर नहीं आएगा। मतलब उसको दिख रहा होगा कि अरे खून तो बहुत है इसके अंदर, बट मैं काट नहीं सकता। तो वैसा सही आपको यहाँ पे भी अपना ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया गया कि वायरस को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्विक डायग्नोस मिलना चाहिए, जैसे कि आपको उसमें बोलते हैं डेंगू में, ठीक है। डेंगू में यही बोला जाता है जितनी जल्दी आप लोग पता कर लोगे कि प्लेटलेट्स गिरी, जितनी जल्दी उस इंसान को वो सारी चीजें देना शुरू कर देंगे जिससे प्लेटलेट्स बढ़ती है, इट्स गुड फॉर दैट पर्सन ओनली। सेम चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको कोविड-19 का नाम दिख ही गया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम वायरस के बारे में पढ़े और कोविड-19 की बात ना हो, क्योंकि वो जो भी इंसिडेंट है वो दिमाग में बैठ गया। वायरस मतलब कोविड-19 जैसा। चलो आगे चलते हैं। डिस्कवरी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1955 में हमें देखने को मिला था आपका ब्राजील में। आगे जब चलते हैं सिम्टम्स की भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है, हेडेक होता है, मसल पेन है, फीवर है। लेटरली कौन कौन से एनिमल्स की वजह से हो सकता है, तो अगर हम बात करते हैं द वायरस हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम monkeys एंड स्लॉथ्स, कि अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस तरीके के वायरस से कहीं ना कहीं बचे रहते हैं, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे बताई गई। बंदर तो आप सबको पता ही होगा, इंडिया में हम लोग मोंकी को हनुमान जी का रूप भी कहते हैं, यस। स्लॉथ्स क्या होते हैं, स्लॉथ्स होते हैं जो बहुत स्लो एनिमल्स होते हैं, बेसिकली उनको स्लॉथ बोलते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो स्लॉथ्स है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही जा सकते हैं, ज्यादा नहीं वो जा सकते, वो इतने स्लो होते हैं, ठीक है। चलिए next, we have now India's first integrated agri export facility at Jawaharlal Nehru Port. Yes, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट फैसिलिटी देखने को मिली है। नाउ जो यूनियन मिनिस्टर है बेसिकली उन्होंने ये बात की है कि यहाँ से क्या होगा, बहुत महंगा जितना भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, जो स्टोरेज रखा जाता है, वो सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएंगे। नाउ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या होता है, आप लोग खरीदते हो फ्रोजन वेजिटेबल्स, आई एम डेट श्योर कभी ना कभी तो ली होगी, नहीं ली होगी तो कोई बात नहीं। फ्रोजन वेजिटेबल्स आती है, फ्रोजन पीज आते हैं, फ्रोजन कैरेट्स आती हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों को बेसिकली जो ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, जिनका ज्यादा टाइम नहीं होगा वेजीज को कट करने के लिए, उनके लिए तो पूरा पैक आता है। इसमें वेजीज कट करते हैं, ब्रोकलीज वगैरह सब कुछ कट करके रखते हैं। तो वो सारी चीजें बेसिकली ज्यादातर बाहर भेजे जाते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। वरना हम लोग जो मंडी से लेके आएंगे, थोड़ी सी 3-4 दिन यूज नहीं किया, 3-4 दिन बाद वो खराब हो जाएगी। तो वो ही सारी यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। नाउ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनको शिप किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके मेज हो गए, स्पाइसेस हो गए, अनियंस हो गए, वीट हो गए, या फिर नॉन बासमती हो गया, ठीक है। स्पाइसेस बाय डिफॉल्ट चीज है, इंडिया एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है स्पाइसेस के मामले में, और इस पे इसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती दौर जो है पूरा टिका हुआ है। नाउ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेनिफिट्स क्या है, तो ऑल इन वन एग्रीकल्चर फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे चीजें जो है वो एक जगह पे ही हमें मिलती हैं, जैसे कि इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर गुड की जो है प्राइस वो बढ़ेगी, हमारे पास जॉब जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स में, एक्सपोर्ट में एंड प्रोसेसिंग में। फार्मर्स जो है, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा, जब उनका सामान बाहर जाएगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो चीजें आगे जब हम चलते हैं तो जितना भी गवर्नमेंट का विजन है इकोनॉमी में हेल्प करने का, स्ट्रेंथन करने का इस सेक्टर को, वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लान से पूरा हो सकता है। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं तो जवाहरलाल
सॉरी, हाँ सही था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है अगर हम बात करते हैं तो उसको वर्ल्ड क्लास कंटेनर पोर्ट भी बोला गया है, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी शिपमेंट्स आती है ट्रेड की, एक्सपोर्ट की, जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं इस पोर्ट के बारे में, तो ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो आपके नवी मुंबई में पड़ता है, जो 1989 में खुला था, और इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर जो है ये रखा गया है। चलिए, नाउ नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो दिस इज अगेन अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे कुछ टैक्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, उनके बारे में यहाँ पे टैक्स बताया गया है कि अगर आप ये चीज खरीदते हो तो पर ईयर के बेसिस पे आपको कितना परसेंट टैक्स जो है देना पड़ेगा। ये जो है बेसिकली क्या है, यूनियन बजट 2024-25 में सबसे ज्यादा नोटेबल पॉइंट हमें देखने को मिला था। क्वाइट ऑब्वियस यार, देखो टैक्स का मतलब क्या है, जितना तुम पैसा कमा रहे हो उसी में से दे रहे हो ना। तुम्हें पता है, तुम जो तुम्हारे पास आती है सैलरी वो कट के आती है टैक्स के, उसके बाद भी तुम्हें बहुत चीजों पे टैक्स जो है देना पड़ता है। तो जब भी टैक्स की चीजों में कोई भी चेंजेस आते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, मॉडिफाई किया गया है प्राइस को, कि कैसे हम प्राइस को मॉडिफाई करके जितना भी इन्फ्लेशन है उसको काउंटर कर पाएंगे, ठीक है। जितना भी हमारा कैपिटल है उसका गेन और लॉस जो है उसको भी देख पाएंगे। आगे जब हम चलते हैं, ये चीज क्यों लाई गई है, बिकॉज अगेन मैं तुम्हें एक चीज याद दिला देती हूँ कि इंडिया का एक गोल है 2047 तक का, उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें। ना इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा लंबे टाइम तक इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है टैक्स लेने का, बढ़ाने का। बट हाँ, फॉर शॉर्ट टर्म अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए यूज हो सकता है। नाउ जब हम बात करेंगे टैक्स की, तो आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स है उसका रेट कम कर दिया गया है 20 to 12.5, जो रिसेंटली अनाउंस किया गया था उसमें, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इन सारी चीजों में। एंड अगेन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट की गई थी। अगेन ये चीज क्यों मेंशन की गई है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है आपको ज्यादा नहीं देने वाला है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन क्या है कि अगर हम कुछ टैक्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमें स्ट्रीमलाइन कैपिटल गेन जो है बेनिफिट्स वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। चलिए, इसके साथ जो है हमारा आज का लेक्चर वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इन चीजों की अगर आपको पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको क्लिक करके वहां से पीपीटी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।